जिससे क्या होगा, निश्चित ताप पर किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा होगी जो क्या होगी, विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती हो। तो यहाँ दो चीजें हमने क्या कहा था कि स्थिर होना चाहिए, जैसे एक तो ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और दूसरा विलायक की क्या होनी चाहिए, निश्चित मात्रा होनी चाहिए। और उसमें जो अधिकतम मात्रा में क्या घुल जाए, उसमें अधिकतम मात्रा में जो गैस घुल जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी विलीयता कहा जाता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसकी विलीयता कहा जा सकता है। अब जैसे इसमें देखो, इसी जो गैस घुली हुई है, मान लीजिए कोई द्रव हमारे पास था और उस द्रव में जितनी गैस घुली हुई है वो क्या कहलाती है, उसकी, उसी को हम बोलते हैं अवशोषण गुणांक। ये तो हम कल बता चुके हैं, तो सिंपल रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको। इसको हम क्या बोलेंगे, अवशोषण गुणांक। अब उस अवशोषण गुणांक क्या हो सकता है, ये इसमें भी क्या है, निश्चित ताप है और एक वायुमंडलीय दाब है। इस पर हमने क्या देखा कि जो विलायक है, विलायक के इकाई आयतन में जो घुली हुई क्या है, गैसें हैं, है ना। गैस का सामान्य ताप दाब पर निकाला गया आयतन को हम क्या कह सकते हैं, अवशोषण गुणांक कह सकते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी, और इसको हम दिखा सकते हैं बेटा, जैसे V नोट अपॉन PV, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके अवशोषण गुणांक, जहां पर V क्या है, आयतन है, ये V तो आयतन है ये वाला, ठीक है ना। P क्या है, आंशिक दाब है, और V नोट क्या है, गैसों का घुला हुआ आयतन है, जो गैस है वो कितनी घुली हुई है वो V नोट है। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। यहां पर हमने बताया था कल आपको कि जैसे ये है गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति बताई थी। किस प्रकार की प्रकृति बताई थी बेटा, कोई बता सकता है? ध्रुवीय और अध्रुवीय। बिल्कुल, यहाँ दो प्रकार की गैसें हो सकती हैं, एक होती है ध्रुवीय गैस, ठीक है ना, ध्रुवीय जिसको हम पोलर बोलते हैं, पोलर अंग्रेजी में कहा जाता है, और दूसरा होता है अध्रुवीय। अध्रुवीय में क्या आएगा, इसमें अध्रुवीय में होगा कि जो नॉन पोलर होगी, जिनमें पोल नहीं बनते होंगे, जिनमें क्या नहीं बनते होंगे, इनको हम बोलते हैं बेटा नॉन पोलर। एक तो पोलर हो गया और एक नॉन पोलर हो गया। तो पोलर क्या होते हैं कि जिनमें दो ध्रुव बनते हों। तो यहां पर क्या माना गया कि यदि ध्रुवीय गैस है, क्या है, ध्रुवीय गैस है, तो वो ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगी, आसानी से घुल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ दो पॉइंट थे, एक तो जब वो रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि एक ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय गैस में यदि क्या करे, अभिक्रिया करे, तो ज्यादा घुलनशील होगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो, आयनित होता हो, तो तभी क्या होगा, ज्यादा घुलेगा। और अध्रुवीय विलायक किसमें, अध्रुवीय के जो गैसें होंगे उनमें घुल जाएगा। ये दो पॉइंट थे। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास देखो, जो गैसें क्या होंगी, गैसें विलायक से क्रिया करती हैं, यौगिक बनाती हैं, या विलायक में क्या होते हैं, आयनीकृत होती हैं, वे क्या होंगे, विलायक में अधिक घुलनशील होंगी। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि NH3 है, अमोनिया एक गैस है, और ये पानी में क्या करती हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना जाते हैं, NH4OH बना देती है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है। तो ये घुल गई उसमें, है ना, इसने क्या बनाया, एक प्रकार का पदार्थ बना दी, है ना, रिएक्शन की इसने। यहाँ पर देखो HCl है, तो HCl रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ये क्या कर देता है, H2O में जाकर के H+ आयन और Cl- आयन देता है, तो ये ज्यादा घुलनशील होंगे, है ना। ये एक कंडीशन तो ये थी, क्रिया करेगा या फिर उसमें क्या करेगा, घुलेगा, आयन बनाएगा, ठीक है ना, तो घुलनशील ज्यादा होंगी। दूसरा है जो गैसें क्या होंगी, विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती है ना। वो माना सपोज कोई क्या है, हमारे पास कोई गैसें हैं जो अभिक्रिया नहीं करती, जैसे H2 हो गया, H2 हो गया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या नहीं करते बेटा, ये
विलायक के साथ क्रिया नहीं करती। क्या नहीं करती? विलायक के साथ कोई क्रिया नहीं करती। माना हमने यहाँ विलायक लिया, विलायक क्या होता है? H2O है। तो ये H2O में ना तो क्रिया करेगी इससे, तो ये क्या होंगी? कम घुलनशील होंगी। इसलिए पानी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कम घुलनशील होती है, कम घुलती है, कम सॉल्युबल होती है ना। तो ये पॉइंट्स याद रखना आपको कि क्या होंगे? कम घुलनशील होगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो, जिन गैसों में अवशोषण गुणांक अधिक होता है वे गैसें अधिक विलेय होंगी। जिनका अवशोषण गुणांक यदि निकालेंगे अधिक होगा तो वो अधिक घुलनशील होंगी। तो ये 3 पॉइंट थे जो गैस की प्रकृति थी, गैस की किस प्रकार की प्रकृति हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ना। यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं ये ध्यान रखना। हम पढ़ रहे हैं कि जो गैस है, कोई गैस है, उसको हम क्या कर रहे हैं? द्रव में घोल रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे पास गैस है, गैस डिजॉल्व इन क्या होगा? लिक्विड। यहाँ लिक्विड में हम इसको घोल रहे हैं, गैस को हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड में घोल रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमने गैस को किस में घोल रहे हैं? द्रव में घोल रहे हैं। अब हम उसको देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से कारक है जो उसको घोलने में मदद करता है, ठीक है ना। ये तो पढ़ रहे हैं। देखो, गैसों की द्रव में विलीयता विभिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है। अलग अलग प्रकार के कारक है। तो जैसे हमने कहा गैस की प्रकृति, तो गैस की कैसी प्रकृति होनी चाहिए हमें पता लग गया। अब इतने प्रकार की प्रकृति होगी, वो अभिक्रिया करेगी तो ज्यादा घुलनशील होगी, वो आयनीकृत होंगे तो घुलनशील होंगे, ठीक है ना। वो अभिक्रिया नहीं करेंगे तो क्या होंगे? कम घुलनशील रहेंगे। और जो जिनका अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वो क्या होंगी? वो अधिक घुलेंगे। तो ये हो गया बेटा, है ना। अब दूसरा है विलायक की प्रकृति। जो विलायक है हमारे पास, तो विलायक आप लोग जानते हैं, विलायक किसे कहते हैं बेटा? विलायक क्या होता है? विलयन में की मात्रा ज्यादा होती है। बिल्कुल, विलायक वो होता है बेटा, विलायक हम उसको कहते हैं, विलायक को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है ना, जो घोलने वाला होता है। यानी कि जो विलयन हमने बनाया है, विलयन 2 पदार्थ हो सकते हैं, 2 से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, है ना। तो विलायक और विलेय मिला करके विलयन बनता है। तो विलायक वो पदार्थ होते हैं जो अधिक मात्रा में होते हैं विलयन में, है ना। और विलेय क्या कौन है? जो कम मात्रा में होता है। विलेय हम बोलते हैं सॉल्यूट, ये कम मात्रा में होता है। ये क्या होता है? कम मात्रा में होते हैं विलयन में, और ये अधिक मात्रा में होता है। तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या है? विलायक, ठीक है। अब इस विलायक की प्रकृति देखनी है, इसका नेचर कैसा है, विलायक का नेचर कैसा है। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग होगा, किस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ देखो, ये कहता है ध्रुवीय जो गैसें होंगी, जो हमारे पास ध्रुवीय गैसें हैं, ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं, ठीक है ना। अब ध्रुवीय क्या हो? बार बार हम ध्रुवीय शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ध्रुवीय माने, सपोज मान लीजिए हमने HCl लिया, तो H और Cl, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बना हुआ था, है ना। और इस बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते बेटा, जैसे H और Cl, ऐसे कर। यदि ये इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में होते, नहीं इसके नजदीक होते, ना इसके नजदीक होते, तो तब तो ये अध्रुवीय होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला की प्रवृत्ति, है ना। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, ये है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्लोरीन क्या कर देता है? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखता है। तो अपनी तरफ खींचेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके नजदीक आएंगे? ये क्लोरीन के नजदीक होंगे, लेकिन हाइड्रोजन से दूर होंगे। तो जिससे दूर होंगे उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर क्या आएगा? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जिसके नजदीक होंगे वो क्या होगा? थोड़ा नेगेटिव चार्ज। ये इस प्रकार के जो जितने भी पदार्थ होंगे वो ध्रुवीय होंगे, ध्रुव बनाएंगे, 2 ध्रुव। एक क्या होगा? ये हमारे पास पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, क्लियर। अध्रुवीय कौन हुए? अब दोनों हाइड्रोजन होते, मान लीजिए एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन, तो इनमें से कोई ज्यादा नेगेटिव तो है नहीं, तो इनके इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में ही रहते हैं, तो ये होते हैं अध्रुवीय,
इन पे कोई ध्रुव नहीं बनेगा, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अब समझ में आया होगा आपको कि जहां पर क्या होगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वहां पर क्या होंगे, ध्रुव बनेंगे। तो ऐसी दशाओं में तो ये कहता है कि जो ध्रुवीय विलायक हैं, अब उनको याद भी रखना है कौन से हो सकते हैं, है ना। देखो ये कहता है ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं और अध्रुवीय विलायक जो है में कम, जो अध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें कम होते हैं। अब इसमें देखो, जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास है, तो यहाँ NH3 है, एक NH3 और एक HCl है, एक हमारे पास HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा NH3। ठीक है ना, ये गैसें क्या है, दोनों गैसें ये क्या है, H2O में घुलनशील होती हैं। ये दोनों किस में घुलनशील है, H2O। क्यों है, क्योंकि ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुव बनाते बेटा NH3। जब आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, सॉरी VSEPR थ्योरी पढ़ी होगी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें हमें पता लगा कि जो अमोनिया का आकार होता है, अमोनिया का आकार कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, पिरामिडल शेप होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर, तो यहाँ भी ध्रुव बन जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या बन सकते हैं, ध्रुव बन जाते हैं। जबकि कह रहा है कि जो अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में कम घुलनशील होते हैं। यदि हम इनको चाहें कि अध्रुवीय का जो विलायक होगा, अध्रुवीय विलायक हमारे पास क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला बताओ बेटा, कौन बताएगा बेंजीन का फॉर्मूला। बेंजीन का फॉर्मूला हमने कई बार यूज कर लिया, C6H6। गुड, ठीक है ना, C6H6, ये हमारे पास बेंजीन का फॉर्मूला है। तो ये अध्रुवीय विलायक है, कैसे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर या अध्रुवीय विलायक है, इसको कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है ना, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है हमारे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है ताप का प्रभाव। हमने देख लिया पहला कौन सा था, पहला नंबर क्या देखा था, गैस की प्रकृति, यानी कि ये जो विलेय होगा, विलेय की प्रकृति हमने देख ली, विलायक की प्रकृति देख ली। तीसरा हमारे पास है ताप का प्रभाव। अब जो ताप है उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा घुलने में, है ना, जो गैसें हैं, गैसों के घुलने में क्या प्रभाव पड़ता होगा। जब हमने ठोस को गोला था तो क्या प्रभाव पड़ा था, ठोसों में ताप का प्रभाव क्या था बेटा, किसी को याद होगा। जब हमने ठोस को द्रव में घोला था तो उसमें ताप का प्रभाव क्या था, विलयन की विलेयता बढ़ जाती सर। बिल्कुल हाँ, जितना गर्म करोगे घुलता था। यहाँ उल्टा है, देखो यही तो याद रखना है। जब ठोस में देखेंगे, ठोस को जब हम क्या कर रहे थे, द्रव में घोल रहे थे, उस समय क्या हो रहा था, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही थी, ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा था, विलेयता बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये गैस है, और गैस को जब हम पानी में घोल रहे होंगे, तो ये कह रहे हैं देखो, जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो ऊष्मा मुक्त होती है ना। अतः गैसों की क्या होगी, गैसों की द्रव में विलीयता ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है, मैंने दो प्रकार की अभिक्रियाएं बताई थी। एक तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बताई थी। ऊष्मा शोषी क्या था, कोई बता सकता है बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या थी, याद रखना, शोषी, शोषण, यानी कि अभिक्रिया के दौरान जहां ऊष्मा का शोषण हो रहा हो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं, है ना। जैसे कोई अभिक्रिया हुई तो उसमें ऊष्मा क्या हुई, अवशोषित हुई। जैसे ठोस को हम द्रव में घोलेंगे तो ऊष्मा शोषी हो जाएगा। अब ये कैसे ऊष्मा छेपी है, जब हम गैस को घोल रहे होंगे, मान लीजिए हमने गैस लिया और उसको पानी में घोला, तो इसमें क्या होगा कि जब हम इस गैस को यहाँ पानी में घोलेंगे तो उस समय क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे चूने को हम क्या करते थे, पानी में घोलते थे, वो एक्सोथर्मिक, उससे क्या हो रहा था, उससे गर्मी बाहर निकल रही थी।
ऐसे ही क्या होता है कि जब हम गैस को द्रव में घोलते हैं, ध्यान रखना, गैसों को जब द्रव में घोलते हैं तो ज्यादा मात्रा में नहीं निकलती लेकिन कम, है ना। तो इसमें भी क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकल जाती है, गर्मी बाहर निकलती है। यानी कि जैसे हम क्या करेंगे तो क्या होगा, पानी जो है, पानी से थोड़ा गर्मी बाहर निकलने लगेगी, ठीक है ना। अब ये कहता है देखो कि जब स्थिर दाब पर, जब दाब स्थिर होगा तो हम ताप बढ़ाने पर क्या होगा, गैस की विलेयता घटती है। यहाँ पर देखो बिल्कुल अपोजिट है किसके, ठोस के। जब हम क्या करेंगे, दाब को स्थिर रखेंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगी, गैस की विलेयता घटेगी, गैसों की विलेयता क्या होगी, कम होगी। यानी कि जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास पानी है ना, और इस पानी को हम क्या करेंगे, उबालेंगे। मान लीजिए हमने क्या किया, इस पानी को उबाला, है ना, गर्म किया, तो इसमें जो गैसें होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, वो खुली नहीं रहेंगी। यानी कि यदि पानी में ऑक्सीजन, हम उबला हुआ पानी पिएंगे तो उसमें ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, है ना। गर्मी में पानी में ऑक्सीजन कम रहता है और सर्दियों में ज्यादा होगा, है ना। तो सर्दियों में क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन अधिक होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्योंकि वहां ताप कम है। जैसे ताप बढ़ेगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और हैं जो यहाँ पर एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये वाला अपवाद है। अपवाद क्या होते हैं, जो नियम के विपरीत चलता है। अपवाद एक चीज को समझ लो कि अपवाद किसे कह सकते हैं, जैसे नियम था, मान लीजिए हमने कहा पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ऐसे बहता है ऊपर से नीचे, लेकिन कहीं पर पानी क्या हो जाए, नीचे से ऊपर बहने लग जाए, तो ये अपवाद हो जाएगा, क्योंकि इस सृष्टि के नियमों का विपरीत काम कर रहा है ना। तो जैसे हमने कहा, अभी नियम क्या था कि भाई गैसें, जितनी गैसें होती हैं, जैसे ताप बढ़ेगा तो उनकी विलेयता घटेगी। लेकिन कुछ गैसें क्या होती हैं, ये कह रहे देखो, कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन एवं हीलियम ऐसी भी हैं जिन्हें घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी कि ऊष्मा क्या करनी पड़ेगी, ये ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है। जैसे हाइड्रोजन को और हीलियम को घोलेंगे तो ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बिल्कुल अपोजिट किसके, ऊष्मा छेपी के, है ना। ऐसी गैसें क्या होती हैं, ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। यदि ताप बढ़ाएंगे तो ये गैसें ज्यादा घुलेंगे। जैसे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और हीलियम होगा, ताप बढ़ाएंगे तो ये और घुल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपवाद है। कौन है, एक तो हाइड्रोजन गैस है और दूसरी हीलियम गैस है। ये दोनों गैसें ऐसी हैं कि यदि हमने ताप बढ़ाया, गर्म किया, तो ये ज्यादा घुल जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी दो गैसें हैं जो ताप बढ़ाने पर जिनकी विलेयता बढ़ जाती है। इसीलिए तो अब एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है इसमें, जो गोताखोर होते हैं उनकी सिलेंडरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी सिलेंडरों में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस भरी जाती है क्यों, है ना। तो उसका अभी आएगा आगे, उसको अभी नहीं बता रहा हूं मैं, केवल क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ताप बढ़ाने पर समझ में आ गया कि जो गैस है, गैस की द्रव्य में विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इनकी विलेयता घट जाती है ना। गैसों की द्रव्य में विलेयता घट जाती है। लेकिन एक चीज और है कि हाइड्रोजन, याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इसमें। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया बेटा। अब आगे चलते, थोड़ा और आगे देखो। यह है विलायक पदार्थ और अन्य पदार्थों की उपस्थिति। क्योंकि होता क्या है कि जब हम पानी को देखते हैं तो पानी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, ठीक है ना। पानी ऐसा नहीं होता कि सिंपल ही होता है, पानी में मिनरल भी होते हैं, बहुत सारे मिनरल होते हैं, ठीक है ना। मिनरल जिनको हम बोलते हैं खनिज लवण हो सकते हैं, उसमें जिंक हो सकता है, उसमें आयरन हो सकता है, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती है ना।
कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, बहुत सारे प्रकार के पदार्थ होते हैं, है ना। पानी में क्या होता है, पानी एक प्रकार का सॉल्यूशन है, विलियन है वो एक प्रकार का, है ना। हमें भले दिखाई देता नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो यदि कहता है कि यदि विलायक में कोई विद्युत अपघट्य और कार्बनिक पदार्थ आदि, जो कार्बनिक पदार्थ हैं आदि अन्य पदार्थ उपस्थित होंगे तो गैसों की विलेयता घट जाती है। यानी कि जितना मिनरल युक्त पानी होगा उसमें गैसें कम घुलेंगी, ठीक है ना। यदि मिनरल युक्त पानी है तो उसमें क्या होगा, गैसों की विलेयता घट जाती है। ये भी याद रखना आपको, है ना। तो 3-4 पॉइंट हो गए हमारे पास। एक तो हमने पहले क्या देखा, गैस की प्रकृति देखी, दूसरा विलायक की प्रकृति देखी, है ना। तीसरा जो है हमने क्या देखा, ताप का प्रभाव देखा, और चौथा हमने जो विलायक है अन्य पदार्थों की उपस्थिति को देखा, ठीक है। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, तो ये था बेटा हमारे पास 4। अब है दाब का प्रभाव, और इसमें दाब का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम गैस ठोस की स्थिति में देख रहे थे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। ध्यान रखना जो दाब का प्रभाव, क्योंकि ये हेनरी के नियम से जाना जाता है। तो दाब का, जब हम ठोस को द्रव में घोल रहे थे तो उसमें दाब का क्या प्रभाव पड़ा था। जब हम ठोस को द्रव में घोल रहे, ठोस मैंने चीनी को पानी में मिला रहे थे, चीनी हमने डाला पानी में, है ना। ये ठोस हो गया, तो ठोस ही है, पानी द्रव है। चीनी को पानी में डाला तो क्या प्रभाव पड़ा, कुछ प्रभाव पड़ा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। दोनों क्या है, असंपीड्य। असंपीड्य जानते हैं आप लोग, असंपीड्य जानते हैं बेटा, जिनको दबाया नहीं जा सकता। जैसे मानो कोई हार्ड चीज है, उसको प्रेस करेंगे तो दबेगा नहीं, वो उतने उतने रहेगा, है ना। तो उन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता दाब का, पानी पे भी नहीं पड़ता। लेकिन गैसें हैं, और गैस इतनी है, हमने इसको प्रेशर डालेंगे तो इतना लीक है, तो ये गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो ये ज्यादा घुलेगी, है ना। तो ये गैस के रूप में आ जाती है। जैसे सिलेंडरों में देखा होगा आप लोगों ने, गैसें भरी रहती है ना। कौन सी गैस होती है कि सिलेंडर में, गैस सिलेंडर जो एलपीजी सिलेंडर होता है आपके घरों में, वैसे पूछ रहा हूँ मैं, अचानक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, को बता सकते हो एलपीजी जो सिलेंडर होता है हमारे घरों में, कौन सी गैस होती है। ये हमारे कोर्स से संबंधित है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अलग अलग क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा ताकि याद रहे आपको। कौन सी गैस होती है बेटा, आपके घरों में रोज जलती है, ये होते हैं प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इन दोनों का मिक्सचर होता है। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH3, और ब्यूटेन का होता है CH3 CH2 CH2 CH3। और ये दोनों मालूम है एक ऐसी गैस है, ये गंध है, गंधहीन है, इनकी गंध नहीं आती, इनकी गंध नहीं आती है। तो जब गंध नहीं आती तो सिलेंडर लीक होता कैसे पता लगता आपको। इन दोनों की गंध नहीं आती बेटा, ये तो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इनकी, इनकी कोई गंध नहीं आती। प्रोपेन और ब्यूटेन की कोई गंध नहीं आती, लेकिन सिलेंडर लीक होता तो हमें गंध लगती है, गंध आती कुछ। वो किस चीज की आती, इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है ताकि सिलेंडर लीक होने पे हमें पता लग जाए, और वो होता है एथिल मरकैप्टेन। एथिल मरकैप्टेन, इसका फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2SH, इसको बोलते हैं एथिल मरकैप्टेन, या एथिल थायो एल्कोहल भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें याद भी रखो, ये आगे आएंगे अभी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, इनको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम है एथिल मरकैप्टेन कहते हैं इसको, या एथिल थायो एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। चलो ये तो बात वैसे एक्स्ट्रा थी, कभी कभी बीच बीच में याद दिलाने के लिए आएंगे। तो देखो बेटा हम दाब का प्रभाव पढ़ रहे हैं,
कि मान लीजिए हमारे पास दाब का क्या प्रभाव होगा। हमने क्या लिया, दाब का प्रभाव देखा, सॉरी, दाब का प्रभाव किस में होने वाला, दाब का प्रभाव। यहां हमें ये समझना है कि दाब का प्रभाव क्या होगा। जो गैस है, गैस को हम क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं। इसका उपयोग किया जाता है, पानी का मतलब यहाँ द्रव से। अब पानी हो सकता है, कोई और द्रव हो सकता है ना। लिक्विड तो कई प्रकार के हो सकते हैं, पानी हो सकता है, एथिल अल्कोहल हो सकता है, बहुत सारे लिक्विड्स हो सकते हैं। उनमें हम क्या कर रहे हैं, गैस को घोल रहे हैं। और ये बेस्ट एग्जांपल एक फैक्ट्री है जो सबसे ज्यादा इसका काम करती है। कौन सी कंपनी, क्या कहाँ पर उपयोग होता है इसका, कॉमर्शलाइजेशन में बहुत उपयोग होता है। गैसों को द्रव में घोल दिया जाता है। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारा उपयोग करते हैं इनका। कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखिए आप लोगों ने, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस घोली जाती है, कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं उनमें कुछ गैसें घुली रहती है, हिलाने के बाद ढक्कन खोलो तो बाहर निकल आती है। कौन सी गैस होती है, पूछा जाता है बेटे, प्रश्न पूछा जाता CO2 है। CO2 हाँ बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, या हम इसको कह सकते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दिया जाता है। चलो अब देखते हैं, देखो कैसे होगा। यहां पर देखो, ये कहता है कि दाब बढ़ाने पर, जब हम क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रव में विलीयता बढ़ती है। ये नियम है, ये साधारण नियम है कि जब हम दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रव में विलीयता बढ़ेगी। यानी कि जितना दबाव डालेंगे उतने ज्यादा गैसें घुलेंगी, है ना। ये प्रभाव है, ये नियम है इसका, कि दाब बढ़ाने पर क्या होगा, गैसों की द्रवों में विलीयता बढ़ती है। ये तो क्लियर हो गया, ये तो दाब का प्रभाव हो गया। लेकिन कितने दाब डालने पर कितनी गैस घुलेगी, ये बताया किसने, हेनरी ने। हेनरी ने कहा, जो मात्रात्मक अध्ययन किया है, देखो हेनरी के, देखो गैसों की विलीयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक संबंध, कैसा संबंध है, मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। और यदि मात्रात्मक अध्ययन को देखेंगे तो किस प्रकार हेनरी का नियम क्या है, ये है, ये कहता है, हेनरी कहता है कि ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। हेनरी क्या कहता है, हेनरी कहता है कि स्थिर ताप पर, ताप को क्या कर दिया गया, ताप को कांस्टेंट कर दिया, ताप को हमने स्थिर बना दिया। स्थिर का मतलब वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं कि ताप बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलीयता है, मान लीजिए स्थिर ताप है और गैस हमने ली, है ना, और उसकी विलीयता को हम चेक कर रहे हैं, गैस के दाब के समानुपाती होता है, गैस के दाब के समानुपाती। यानी कि जितना ज्यादा दबाव होगा, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, जितना अधिक दबाव होगा उतनी अधिक मात्रा में गैस घुलेगी। दाब क्या है, यदि ताप क्या है, स्थिर है, तो जितना दाब बढ़ेगा उतनी अधिक मात्रा में गैस इस द्रव में घुलेगी। ये नियम था इसका, है ना। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलीयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है बेटा, जितनी अधिक मात्रा में क्या होगा, दाब डालेंगे उतनी अधिक मात्रा में गैस खुलेगी। यानी कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, है ना, और P, तो इसको हम M इज इक्वल टू KP कर सकते हैं, है ना। जहां पर क्या होगा, ये हमारे पास पहला आ गया सिंपल नियम जो इसका था। दूसरा भी फिर हेनरी ने क्या किया, उसको और बढ़ाया, मोल अंश के रूप में लिखा, है ना। देखो वो तो था मात्रात्मक सिंपल वाला नियम, है ना। ये कहता है कि यदि विलीयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में, अब मोल अंश के रूप में क्या कहा उसने, वो तो सिंपल परिभाषा थी भाई, उसने कहा जितना दबाव डालोगे उतनी अधिक मात्रा में गैसें घुलेगी, है ना। लेकिन वो मात्रात्मक रूप में था।
अब यहाँ मोल अंश के रूप में उन्होंने क्या किया है, इस परिभाषा को परिवर्तित किया है ना, मोल अंश के रूप में, ठीक है ना। मोल अंश को हम बोलते हैं बेटा मोल प्रभाज, है ना, या मोल प्रभाज के रूप में, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, है ना। ये मोल फ्रैक्शन तो आप लोग जानते हैं क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन क्या होता होगा, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज क्या होता होगा, किसी को मालूम है मोल बराबर क्या होता है, मोल? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। हाँ बिल्कुल, विलेय के ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार, है ना, ये मोल होता है, ये मोल के बराबर। मोल प्रभाज क्या होता है, जो विलेय के भागों की संख्या बटे में क्या आएगा, विलयन के जो कुल भाग होंगे, मोलों के भागों की संख्या, है ना, और उनका जो अनुपात होगा वो हमारे पास क्या होगा, मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होगा, है ना। विलेय के जो अवयव होगा, अवयव के भागों के मोलों की संख्या, है ना, और जो टोटल विलयन होगा उसमें कुल कितने भाग हैं उनके मोलों की संख्या को हम क्या करें, उनका जो अनुपात होगा वो मोल अंश होता है ना। तो मोल अंश के रूप में हम इसको मोल अंश के रूप में किससे दिखाते हैं, मोल को जो हम दिखाते हैं, मोल अंश को दिखाते हैं एक्स, ये एक्स जहां पर लिखा होगा वो मोल अंश होगा, है ना। तो मोल अंश के रूप में हेनरी ने क्या कहा, तब हेनरी ने एक नियम दिया, उसने कहा कि मोलों के रूप में किस प्रकार से होगा, ये कहता है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक जो वाष्प दाब होगा उस विलयन में गैसों के मोल अंश के समानुपाती होगा। कि वो कहता है कि मान लीजिए कोई गैस है हमारे पास और वो कैसे है, वाष्प अवस्था में, तो जो उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा P, वो हमेशा क्या होगा, विलयन में जो गैस है उसके मोल अंश के समानुपाती होगा, यानी कि ये क्या होगा, एक्स गैस मोल अंश के समानुपाती होगा। और यदि हम इसको अलग तोड़ते हैं बेटा, देखो किस प्रकार से आएगा, तो P इज इक्वल टू के एच और एक्स गैस, तो यहाँ पर के एच जो होगा ये हेनरी कांस्टेंट होता है, और जो एक्स होगा वो क्या होगा, विलेय का मोल अंश या गैस का मोल अंश होगा, है ना। तो इसको मोल अंश बराबर, फिर हम इसको फॉर्मूले के रूप में और बढ़ा सकते हैं, देखो जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो किस प्रकार से होगा, P इज इक्वल टू क्या हो सकता है, के एच, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स को एन प्लस कैपिटल एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, है ना, इस रूप में, तो ऐसे भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, ठीक है ना, आगे आएगा ये, ठीक है ना। अब एक और इसमें क्वेश्चन आता है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन, ये जो हेनरी का नियम है इसकी लिमिटेशन है, इससे ज्यादा नहीं करता है काम, है ना, नहीं बोलते इसकी लिमिट यही है। जैसे मैं कहूं आपकी लिमिट क्या है ना, माना मैं कहूं कि मेरी लिमिट क्या है, तो मैं कहूं मैं 2 घंटे पढ़ा सकता हूं भाई, ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, लिमिट हो गई, है ना। ऐसे कुछ लिमिट इसकी भी है, हेनरिक ने जो नियम दिया उसकी कुछ लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं करेगा, है ना, यहीं पर काम करेगा, इन नियमों पर काम करेगा, है ना। जैसे आप कहते हो कि नहीं जी मुझे तो 4 बजे उठने की, 4 बजे से पहले नहीं उठ सकता मैं, या 3 बजे नहीं उठ सकता हूँ, तो आपकी लिमिट है। तो ऐसे ही इसकी क्या है, हेनरी की कुछ लिमिटेशन है, वो क्या कहता है, देखो ये जो है यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। अब आदर्श गैसें क्या होती है ना, चलो पहले इसको यही समझ लेते हैं कि केवल ये आदर्श गैसों पर क्या नहीं होती, के लिए क्या है, मान्य है। आदर्श गैसें होती है बेटा जिनमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को जो मान लेती है, ये आदर्श गैस के लिए, है ना। ये केवल क्या होता है, आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है, यहाँ पर आदर्श गैसों के लिए मान्य है, जो आदर्श गैसें होंगी उनके लिए ही मान्य है, कौन सा, हेनरी का नियम। तो पहले एक पॉइंट याद रखिएगा कि किसके लिए मान्य होता है, आदर्श गैसों के लिए। लेकिन ये कहता है कि लेकिन इसका उपयोग कम दाब पर, यदि दाब कम होगा, मान लीजिए कम दाब पर
वास्तविक गैसों के लिए भी किया जा सकता है। दो प्रकार की गैसें मान लो, एक आदर्श गैसें हैं और एक वास्तविक गैसें, है ना। तो ये क्या है, वैसे तो ये नियम किस पर लागू होते हैं, जो हेनरी कहता है कि इसकी सीमाएं हैं कि केवल आदर्श गैसों पर लागू होंगे भाई। हेनरी का जो नियम है वो कहता है कि जो मैंने कहा ये आदर्श गैसों के लिए कहा, जो दोनों नियम इसने दिए अभी तक, वो क्या उसने कहा कि मेरे जो नियम लागू होंगे वो केवल आदर्श गैसों पर होंगे। लेकिन यदि दाब कम है, मानो कोई अन्य वास्तविक गैस है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, वास्तविक गैस है कोई, है ना, कौन सी गैस है, वास्तविक गैस है, और इस वास्तविक गैस में का दाब कम है, इस वास्तविक दाब गैस का क्या है, दाब कम है, तो ये क्या होगा, हेनरी का नियम वहां भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, उसमें भी लागू हो सकता है, वास्तविक गैसों के लिए हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब उसका दाब कम होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो यानी कि किसके लिए है, वैसे तो ये नियम है आदर्श गैसों के लिए, लेकिन ये वास्तविक गैसों के लिए वहां पर प्रयोग किया जा सकता है जहां पर दाब कम होगा। क्योंकि क्यों, उसका कारण क्या है, कम दाब के कारण क्या होता है, जब यदि कम दाब होगा वास्तविक गैसों का तो वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, उस दशा में क्या होते हैं, ये आदर्श गैस के लिए, वैसे नियम किसके लिए, आदर्श गैसों के लिए, लेकिन कम दाब पर वास्तविक गैसें भी क्या करती हैं, आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। दूसरा देखो बेटा, पहला नियम तो सीमाएं तो सबको समझ में आ गई होगी कि आदर्श गैस के लिए लागू होना है इसके नियम को, है ना, लेकिन यदि वास्तविक गैसें हैं और कम दाब है तो तब भी लागू हो सकता है, ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये कहता है कि यह केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। मान लीजिए हमने कहा NH3 अमोनिया है और ये H2O के साथ रिएक्शन करके NH4 बना देता है, NH4OH बना देता है, तो कह रहे हैं इन गैसों पर नहीं लागू होगा ये, क्योंकि ये अभिक्रिया कर रही है, तो इन गैसों पे भी लागू नहीं होना इसने, है ना। जो अभिक्रिया कर रही है, जैसे अमोनिया ने पानी के साथ अभिक्रिया की तो हमने कहा भाई इसकी विलीयता निकालो, तो यहां पर हेनरी का नियम के अनुसार काम नहीं होगा, इसने क्रिया भी नहीं करनी, है ना। जो गैसें क्या होंगी, विलयन में रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करती हैं, उन गैसों पर यह नियम क्या नहीं होता, लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे जल में अमोनिया हो गया, जल में क्या हो गया, अमोनिया हो गया, है ना। जल में अमोनिया क्या करता है, अभिक्रिया करता है, इसलिए इस पर लागू नहीं होगा, ये तो अभिक्रिया कर रहा है इससे, इसलिए इसमें क्या नहीं होगा, हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। एक तो आदर्श गैसों पर लागू, किसके लिए होगा, आदर्श गैसों के लिए मान्य है। दूसरा, उन गैसों के लिए मान्य नहीं होगा जो अभिक्रियाएं करती हैं विलायक से, उनके लिए मान्य नहीं होगा, ठीक है। तीसरा एक और है, ये कह रहा है कि यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होती हैं जो जल या किसी अन्य द्रव्य में घुलकर के आयनों में विघटित नहीं होती हैं। ऐसे भी नहीं कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं, जैसे मानो HCl है ना, तो HCl क्या होगा, पानी के साथ क्या बना देता है, आयन बना देता है, H+ आयन और Cl माइनस। वो कह रहा है ये भी नहीं है, इसको भी लागू नहीं होगा, क्योंकि ये तो आयन बना रहा है। तो जो गैसें क्या कर रहे होंगे, विलायक के साथ आयन बना रहे होंगे, उन पे भी लागू नहीं होगी, जो क्रिया कर रहे होंगे उन पे भी लागू नहीं होगी, जो आयन बना रहे होंगे उन पे लागू नहीं होगी, केवल किस पर लागू होंगे, आदर्श गैसों के लिए, आदर्श गैसों के लिए पूछा जाता है बेटा, है ना, बहुत बार पूछा गया है हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन, हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं वो बहुत बार पूछी गई, ठीक है ना। तो ये 3 लिमिटेशन इसकी है ना। अब इसके अनुप्रयोग है, जिससे मैं कह रहा था, जो आपको क्वेश्चन मैंने इससे पहले दिया था, कहां पर इसका ये एप्लीकेशन है, कहां पर हम इसका प्रयोग करते होंगे, क्या जरूरत पड़ी हमें इसको, है ना, इस नियम को पढ़ने की हमें जरूरत क्या पड़ी होगी। तो ये कहता है कि जो शीतल पेय होते हैं, कोल्ड ड्रिंक जिसको कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को की विलीयता बढ़ाने के लिए किया जाता है इसको, है ना, कि हमें क्या करना है कि एक हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है या सोडा वाटर है ना, उनमें हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को घोलना है ना। देखो बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, तो जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है
और उसको हमने कोल्ड ड्रिंक पे घोलना है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डाला और इसमें क्या किया, ऊपर से दबाव डाल दिया और फिर ऊपर से ढक्कन लगा दिया। यहाँ प्रेशर डाला पहले इस पे और फिर इसके अंदर जब घुल जाएगा वो कुछ मात्रा में तो फिर उसके बाद ढक्कन बंद कर दिया। एक काम हम यहाँ करते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको नोट्स टाइप के भेज दूंगा, ठीक है। दूसरा कहाँ होता होगा हेनरी कनिंग, तो ये इंपॉर्टेंट ये भी है, इसी पर वो क्वेश्चन बनता है ना। देखो एक बहुत अच्छी कहानी टाइप की है कि माना जो हमारे पास जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर तो आप लोग जानते हैं जो समुद्र में तैरते हैं, ठीक है ना। गोताखोर भी कौन से, जो समुद्र में तैरने वाले। समुद्र तो सभी ने सुना होगा, है ना, देखने की तो हम बात नहीं करते हैं। समुद्र तो सबने सुना होगा कि समुद्र क्या होता है, बहुत पढ़ा होगा, है ना। तो ये कहता है कि जो गहरे समुद्र है ना, गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब पर वायु, उच्च दाब की वायु द्वारा श्वास लेना पड़ता है। जैसे माना वो क्या करते हैं, माना एक व्यक्ति जो है समुद्र में, गोताखोर क्या होता है, गहरे ये देखो यहाँ पर है ना, ये समुद्र में गोताखोर मान लीजिए यहां से यहां पहुंचता है, यहां पर पहुंच गया जहां मैं डॉट बना रहा हूं, ये है ना, मान लीजिए यहां पहुंच गया। तो इतना पानी इसके ऊपर है बेटा, उसके पास क्या है, इतना पानी है ना, इतना क्या है इसके ऊपर पानी है। तो इस पानी के वजह से क्या होगा, दबाव होगा कि नहीं होगा, दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पानी ऊपर से पड़ा हुआ है तो दबाव होगा कि नहीं होगा, जो वो गहरे में गया हुआ है तो यहाँ उस पर प्रेशर पड़ेगा ऊपर, है ना। और हमने क्या पढ़ा कि जब दाब ज्यादा होता है, हेनरी ने क्या बताया, भाई दाब ज्यादा है तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। किसकी विलेयता बढ़ेगी, गैसें, गैसें ज्यादा घुलेंगी। अब कहाँ घुलेंगी, उसके रक्त में घुलेंगी, उसका ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगी, या जो गैसें हैं वो ज्यादा घुल जाएंगी क्योंकि दबाव ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर ये क्या कहता है कि गहरे समुद्र में गोताखोर उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है। श्वास लिया उन्होंने, अतः क्या मान सकते हैं, देखो उच्च दाब पर क्या होगा, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, ब्लड में विलेयता अधिक हो जाती है। दो चीजें घुल जाती है, उसके ब्लड में क्या होगा, क्योंकि दबाव इतना, प्रेशर है ऊपर से, इतना पानी का भार है, उस भार के कारण क्या हुआ कि जो वायु में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कितना परसेंट, 78% तो होता है नाइट्रोजन वायु में, नाइट्रोजन 78 होता है और ऑक्सीजन 21% होता है। अब इनकी मात्रा क्या होगी, उसके ब्लड में घुलने लग गई, है ना, जैसे दबाव हुआ। और जब गोताखोर क्या होगा, वापस आएगा, यहाँ आएगा, सतह पर आएगा तो दबाव कम हो जाएगा क्योंकि पानी खत्म हो गया उसके ऊपर से, है ना। तो जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो जो घुली हुई गैसें हैं वो बुलबुले के रूप में ब्लड से निकलती हैं। भाई दबाव कम होगा तो वो ब्लड से बाहर निकलने लगेंगी, है ना। और ये बुलबुले क्या होते हैं, कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं। कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अवरोध बने, रुकावट पैदा कर लेंगे। और हो सकता है क्या हो, कि ब्लड के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। जो ब्लड हमारा चल रहा है उसके प्रभाव को क्या करने लगते हैं, प्रभावित करने लगे, यानी कि छोटे छोटे बाउल्स बन जाएंगे तो ब्लड के आगे रुक जाएंगे, है ना। और ब्लड का प्रभाव क्या हो सकता है, उससे रोक सकते हैं। और क्या होगा कि हर नाड़ी तंत्र के में संकेतों के प्रभाव को रोकता है। और जो हमारे नाड़ी तंत्र है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके प्रभाव को रोकता है। जो हमारे मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचती हैं उसके प्रभाव को रोकने में सहायक होती, काम करती है ना। और इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो रक्त में बुलबुले बन जाएंगे, कोशिकाओं में क्या होंगे, बुलबुले बनेंगे तो उसमें नाड़ी तंत्र भी प्रभावित होगा हमारा, है ना। और ये बुलबुले क्या करते हैं, कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं और हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर सकते हैं, अथवा उनको बंद भी कर सकते हैं, है ना, बंद भी कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। जिसके कारण क्या होगा कि जो गोताखोर हो सकते हैं उसको दर्द होने लग जाता है, पूरे शरीर में उसका दर्द होने लग जाता है। वो बुलबुले दर्द क्या करते हैं, पैदा करते हैं, है ना। और कभी कभी घातक भी सिद्ध हो सकते हैं, उसकी मौत भी हो सकती है। इसका मैकेनिक मतलब यह कि उसकी क्या होगी, मौत हो सकती है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं बेंट, जब उसे बहुत पेन हो रहा हो, बेंड्स, क्या बोलते हैं उसको, बेंड्स। तो कभी कभी पूछ लेता है कि बेंड्स क्या है, तो ये है बेंड्स, जब उसे बहुत अत्यधिक पीड़ा हो रही हो
और उसके शरीर में वो बुलबुले बाहर निकल रहे हो। ठीक है ना? तो इस अवस्था को कहते हैं बेंड्स। ये कंडीशन होती थी, जो गोताखोर जाते थे ना नीचे, दबा हुआ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ज्यादा घुल गए उसके ब्लड में, लेकिन जब वो वापस आता था तो उससे क्या हो जाता, उसको बहुत पीड़ा महसूस होती थी और कुछ लोगों की मौत भी हो जाती थी। ठीक है? तो इससे बचने के लिए, इससे बचाव के लिए क्या किया गया? इससे बचाव के लिए जो गोताखोर हैं उनके सिलेंडरों में वायु के साथ हीलियम को घोल मिलाया गया। क्या मिलाया गया? हीलियम। हीलियम क्या होता है? अधिक ताप पर ज्यादा घुलती है ना? हीलियम गैस को मिलाया गया और इससे क्या हुआ? हीलियम गैस मिलाने से, जिससे क्या हुआ, विलेयता अत्यधिक कम हो जाती। किसकी विलेयता कम होती है? जो वायु में जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की विलेयता कम हो जाती है। देखो, नाइट्रोजन की विलेयता क्या होगी? कम हो जाएगी। इसकी विलेयता कम होगी तो इसलिए क्या माना जाता है कि उस वो अधिक ताप पर घुलती है ना? और उसमें देखेंगे जो गैस होती है, जो उसमें मिलाया जाता है, उस सिलेंडर में गैस किस प्रकार मिलाया जाता है? हीलियम 11.7% होता है, ये 56.2% हो गया, कम हो गया, और ऑक्सीजन 32.1% होती है। तो यहां पर यह है बेटा कि इस बैंड्स की जो स्थिति है, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? हीलियम को मिलाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है, इसको आप लोग याद करेंगे। इसको मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगा।